हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां मैं कंप्लीट फिजिक्स क्लास 10th जो साइंस का है उसका इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू कराने वाला हूं। और आपको ये पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको हेल्प करेगा आपके साइंस के बोर्ड एग्जाम में। साइंस के बोर्ड एग्जाम में केवल 3 दिन का गैप है, इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि पहले से रिकॉर्डिंग डालता रहूंगा ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर अगर पढ़ना हो तो आप पहले से ये वीडियो लेक्चर देखकर तैयारी कर सकते हैं। और बाकी 3 दिन के गैप में तो धुआंधार पड़ेंगे ही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू के प्रैक्टिस कराता हूं और उसके लिए मैं पीवाईक्यू का पेपर लेकर आया। ये पीवाईक्यू का पेपर है साइंस का 2025 का, और इस पेपर के मैं फिजिक्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है फिजिक्स का इस पेपर में, है ना, याद रखिएगा ये पिछले साल का पेपर है। तो पिछले साल का पैटर्न थोड़ा ऐसा था कि आपका जो मार्क्स वाइज सेक्शन था, इस साल सब्जेक्ट वाइज सेक्शन है। सेक्शन ए आपका क्या है? सेक्शन ए बायो का है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का, सेक्शन सी फिजिक्स का। लेकिन ये पिछले साल का पेपर है और इसमें जो सेक्शन डिवाइडेड था वो सब्जेक्ट वाइज नहीं था, मार्क्स वाइज, है ना। तो जैसे पहला सेक्शन है ये एमसीक्यू वाला था। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो फिजिक्स का है। आइए लाइट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इज प्लेस्ड, लॉन्ग मतलब ये उसकी हाइट दे रखा है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, ये कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। If its 5 centimeter long image is formed at 20 centimeter in front of the mirror, the focal length of the mirror is। अब देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है दोनों बराबर है कि नहीं। तो ऐसा कब होता है कॉनकेव मिरर के केस में कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही उसकी इमेज की हाइट हो। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है याद कीजिए, ये कॉनकेव मिरर है। कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, सॉल्व करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आंसर आ जाएगा। कैसे? अब आपको केस याद होना चाहिए। कॉनकेव मिरर का वो केस याद करो जहां ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर बनती है। ठीक है, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो केस याद करो कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो उसकी जो इमेज भी बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और ये दोनों की हाइट बराबर होती है। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही हाइट इमेज की होती है। अब क्वेश्चन में देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट क्या है? रॉड। रॉड की हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। और रॉड की जो इमेज बन रही है उसकी भी हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हाइट बराबर है। और ये कब होता है? इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब आपसे पूछा है कि फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का। तो अब आप ये बताइए कि इमेज कहां बन रहा है? इमेज मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो मिरर से जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो पोल से मेजर होगी। तो जो इमेज बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज की जो दूरी है वो पोल से यानी मिरर से कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 20 है तो पोल और फोकस की दूरी, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, इसे ही तो हम फोकल लेंथ कहते हैं, तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी इस 20 का आधा होगा। 20 का आधा यानी 10। और कॉनकेव मिरर है तो ये फोकल लेंथ -10 होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा? वो 20 का आधा होगा यानी -10 होगा। 20 का हमने आधा क्यों किया? क्योंकि ये जो दूरी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी है और हमें फोकल लेंथ पूछा है। फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी। तो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है उसकी हाफ डिस्टेंस होता है पोल और फोकस का, है ना। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था और फोकल लेंथ पूछा था, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ कितना? -10। ये आपका आंसर है। तो कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं पड़ा, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैंने सॉल्व किया, नहीं तो मैं डायरेक्टली समझ जाता अच्छा ये तो स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है
तभी ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर होगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है इमेज, तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो फोकल लेंथ उसका आधा हो जाएगा 10, और क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में होगा, तो आंसर हो जाएगा -10। ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑफ मैग्निफिकेशन m=+1। एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जो हमेशा ऑलवेज इमेज बनाता है, उसका मैग्निफिकेशन +1 होता है। तो प्लस का मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वैल्यू कितनी है 1। 1 का मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। ऑब्जेक्ट साइज मतलब इमेज साइज, और ये हमेशा हमेशा चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, जो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है। तो ये +1 मैग्निफिकेशन वाला मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है? बताओ। तो भाई इसका आंसर क्या होगा बच्चों? प्लेन मिरर होगा ना। इसका आंसर क्या होगा? प्लेन मिरर होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, यहां सेम साइज की बन रही है, इसीलिए गलत हो गया। कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, तो ये भी गलत हो गया। कॉन्वेक्स लेंस रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमेशा क्या बनाए? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाए और सेम साइज का बनाए। तो वो आपका आंसर क्या होगा? प्लेन मिरर। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। तो 2 क्वेश्चन हमने लाइट चैप्टर के कर लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी से याद रखना बच्चों, बात आर की नहीं हो रही है, बात आर की नहीं हो रही है। रेजिस्टिविटी का मतलब बात हो रही है रो की। किसकी हो रही है बात? रो की। और रो केवल एक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वायर किस मटेरियल का है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? टेम्परेचर, लेंथ, शेप, थिकनेस। तो यहां आपका क्या होगा बताइए? लेंथ होगा? नहीं। शेप होगा? नहीं। थिकनेस होगा? थिकनेस मतलब एरिया? एरिया भी नहीं होगा। या तो वायर ऑफ मटेरियल या तो टेम्परेचर। तो वायर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर नहीं दिया था, वायर किस मटेरियल का बना था वो फैक्टर नहीं दिया है, तो फिर जो फैक्टर दिया है टेम्परेचर, वो हो जाएगा आंसर, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर मान के पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है। तो मैं वो सारे फैक्टर एक तरफ लिख देता हूं जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे इधर लिखना हो कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना, तो वो हो जाएगा लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ठीक है, मटेरियल ऑफ वायर और टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसीलिए आपके एनसीईआरटी में केवल 3 फैक्टर बताए गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर बन जाएगा। और रेजिस्टिविटी को असर डालने वाले नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर और टेम्परेचर, है ना। लेकिन टेम्परेचर अक्सर सुनने में इसलिए नहीं आता क्योंकि टेम्परेचर हम कांस्टेंट मानकर सब चीजें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन में नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर नहीं दिया था, तो हमने क्या टिक कर दिया? टेम्परेचर टिक कर दिया। बाकी लेंथ, शेप, थिकनेस का असर रेजिस्टेंस पे तो पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ता। शेप का तो असर ना तो रेजिस्टेंस पे पड़ता है ना रेजिस्टिविटी पे पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलेनॉइड के अंदर, कैसा सोलेनॉइड? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, स्ट्रेंथ कैसा होता है?
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। तो चाहे सेम बोलो, चाहे कांस्टेंट बोलो, चाहे यूनिफॉर्म बोलो, तो यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ये सब चीजें गलत है, आंसर होगा डी। लेकिन अगर आपको इसके पीछे रीजन पूछ ले तो रीजन भी याद होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछ लेता है। तो अगर असर्शन में ये दिया हो कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो इसका रीजन क्या होगा, सही रीजन ये होगा कि यूनिफॉर्म क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड पैरेलल होती है। और जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगी, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो रीजन क्या है, रीजन ये होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हेंस इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो ये रीजन है, सही रीजन है कि यूनिफॉर्म क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। अब वो चाहे पैरेलल ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, ठीक है, याद रखना। ये है तो ये है, पैरेलल होती है इसीलिए यूनिफॉर्म होता है। डन, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, है ना, अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आ गए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोला है, लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। An object is placed 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. Use mirror formula and new Cartesian sign convention to determine the position of the image formed. यानी इमेज की पोजीशन निकालनी है, यानी आपको V निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आ जाए तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ जाए तो प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले प्रेजेंटेशन का ध्यान का मतलब, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन लिखो। गिवन में क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी आपको u की वैल्यू दिया है, तो u की वैल्यू हमेशा माइनस होता है, तो ये हो गया -25 सेंटीमीटर। इस तरीके से लिखना होगा। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, मिरर फॉर्मूला का यूज करके मुझे पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, यानी आपको v फाइंड आउट करना है। इतना लिख लिया, तो जो गिवन है वो लिखा, जो फाइंड आउट करना है वो लिखा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिरर फॉर्मूला। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा क्या, कि बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग, क्या लिखना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f, और फॉर्मूला लिखकर इसको डब्बे में बंद कर दो, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चाहो तो लिख दो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड f इन द मिरर फॉर्मूला। ये लिखने के बाद जब वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/v प्लस फिर माइनस में, ये तो प्लस ये वाला है, लेकिन u की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये आपका पूरा पुट करोगे ना साइन के साथ, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ब्रैकेट लगाने से आपको गलती नहीं होगी। 1/u = 1/f, तो 1/f माइनस में हो जाएगा 50, तो प्लस माइनस। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अब आपसे गलती नहीं होगी, तो ब्रैकेट लगाओगे, कहीं भी आपको साइन का कोई गलती या कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बोर्ड एग्जाम में ब्रैकेट लगाने से आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस,
ये हो जाएगा -15। अब इसको उधर ले जाओ, 1/v इजकल टू -1/15 प्लस 1/25। ठीक है, 1/v इजकल टू 15 और 25 का आपको क्या ले लेना, एलसीएम। तो 15 और 25 का एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा 3, 3 5 15, 5 5 5 3 15, 15 5 75, आ गया 75। तो 15 5 5 इंटू -1 -5 प्लस 25 3 3 इंटू +1 3, ये आपका आ जाएगा कितना, -2/75। अब ये आंसर पूरा नहीं हुआ है, तो v की वैल्यू कितनी निकली, v की वैल्यू निकली -75/2 सेंटीमीटर। और चाहो तो लिखो -3 6, 2 7 14, -37.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज का जो आंसर आया, यानी v की जो वैल्यू आई, इसको क्या करना है, मिठाई का डब्बे की तरह बंद करके रखना है। एग्जामिनर को आप मिठाई का डब्बा दोगे तो डब्बा बंद रहेगा ना, तो अपने आंसर को भी डब्बे में क्या करो, बंद करो, और यहाँ लिख दो कि ये आपका क्या है, आंसर है। और एक बार देख लो, और भी कुछ पूछा है क्या, और कुछ नहीं पूछा है, बस डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज v पूछा था और हमने v निकाल कर रख दिया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 3 नंबर में आए, है ना। न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अगर सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, क्लियर। और इसके लिए आपकी जो बोर्ड की आंसर शीट होगी उसमें रफ वर्क के लिए जगह बना लेना, है ना। पहले से लाइन स्केल खींच, मतलब लाइन खींच देना, लाइन ड्रॉ कर लेना, ताकि रफ वर्क कहाँ करोगे ये आप देख लेना। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट। अब ये देखो ह्यूमन आई चैप्टर का क्वेश्चन है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट which falls obliquely on one of the faces of equilateral triangle prism made up of glass and mark it on the angle incidence and angle of deviation। किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म पे अगर कोई लाइट फॉल करेगी, है ना, तो फिर आपको उसका रे डायग्राम बनाना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन भी मार्क करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, ठीक है, कैसे किया जाए, तो पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाओ। ये देखो, क्लियर, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इंसिडेंट रे बनाना है। तो ये रहा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, तो अब यहां आप नॉर्मल बना दो। तो ये रहा इस सरफेस पे नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अब ये रे यहां से क्या होगी, बेंड होगी, तो सीधे जाएगी बेस के पैरेलल, और फिर ये बाहर निकलेगी तो ऐसे बाहर निकलेगी, है ना। तो एक नॉर्मल यहां बनाया आपने, एक नॉर्मल यहां बना दो इस सरफेस पे। ठीक है, अब ये कौन सी रे है, एरो से पता लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, तो इसको लिख दो कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये कौन सी रे है, ये एमर्जेंट रे है। क्या है, एमर्जेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना, इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना, ये है आपका एंगल आई। क्या है, एंगल आई। ठीक है, और अगर मैं इस रे को पीछे बढ़ा दूं और इस रे को पीछे बढ़ा दूं, तो ये जो एंगल बना, ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी,
ये है एंगल ऑफ डेविएशन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, अब यहां लिख दो, क्या लिख दोगे, या एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल डी है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर ये पूछ लेता एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो एमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल, ये जो एंगल होता ये एंगल ऑफ एमर्जेंस हो जाता। लेकिन पूछा नहीं है तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, जो पूछा है वही ड्रॉ करेंगे। और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ह्यूमन आई चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछता तो ये रिफ्रैक्टेड रे का इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल हो जाता, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता। लेकिन पूछा केवल दो ही एंगल है तो हम दोनों एंगल बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शो द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर 2, 3 and 6 ohm which are connected in such a way that total equivalent resistance of the combination is 1 ohm and B 4 ohm। यानी 2, 3 और 6 को ऐसे जोड़ो कि एक बार उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1 ओम आ जाए, तो उसका डायग्राम बना के दिखाओ। और एक बार ऐसे जोड़ो कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए, उसका भी डायग्राम बनाओ। शो द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम किसका करते हैं बताओ। आंसर 31 में सबसे पहला हम ए पार्ट करते हैं कि हमको क्या दिखाना है, उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाए, 1 ओम आ जाए। कैसे आएगा, तो मेरे पास कौन कौन से रजिस्टर हैं, 2, 3 और 6। तो 2, 3, 6 को कैसे जोड़ूं कि आपका किस में आ जाए, 1 ओम आ जाए, है ना। तो अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ता हूं, 3 और 6 को सीरीज में जोड़ता हूं, सॉरी पैरेलल जोड़ता हूं, तीन, 6 और 2 को अगर मैं पैरेलल जोड़ दूं, ठीक है, तो जैसे ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, अगर मैं तीनों को पैरेलल में जोड़ दूं तो क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। तो मैंने डायग्राम बना लिया, लेकिन एक बार फॉर्मूले से मैं चेक कर लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने हो। अब मेरे यहाँ कितने हैं, क्वेश्चन में 3 है, 2, 3 और 6, 3 रजिस्टर हैं तो 3 लिया मैंने। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 6, 1 जा 3, 3, 1 जा 1 जा 1 जा 2, 3 जा 6, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2, 3 जा हो जाएगा, 3, 2 जा हो जाएगा, 6, 1 जा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 6, 6/6 यानी 1/1। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, जब 1/R इज इक्वल टू 1/1 है तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया कि अगर मुझे 2, 3 और 6 को कंबाइन करके मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम चाहिए, तो मुझे 2, 3 और 6 को तीनों को आपस में पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। और उसका डायग्राम ये रहा, अरेंजमेंट ये रहा, और इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया।
ठीक है, तो मेरा ए पार्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन में ये भी बोला था कि इनको कुछ इस तरीके से जोड़ो कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 4 ओम आ जाए। तो अब इनको 4 ओम कैसे मैं लाऊं? ए पार्ट तो हो गया, अब बी पार्ट में मुझे क्या करना है? बी पार्ट में मुझे इनको ऐसे जोड़ना है कि ये 4 ओम हो जाए। बोलो कैसे जोड़ेंगे? 4 ओम के लिए अगर मैं तीन और 6 को मैं पैरेलल में जोड़ दूं और 3 और 6 को आपस में पैरेलल और 2 के साथ मैं इसको सीरीज में जोड़ दूं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? क्या मेरा काम बन जाएगा? देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 6 और 3 का पैरेलल करूं तो कितना आएगा? जैसे इसको रिजॉल्व करूंगा तो 3 और 6 का कितना आएगा? 1/3 प्लस 1/6, 6 3 2 जा 6 1 जा 3/6, 3/6 यानी 1/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2, यानी 3 और 6 का आ जाएगा 2। अगर इन दोनों का मैं निकालूंगा तो ये 2 और ये 2 इस 2 के साथ किस में हो जाएगा? सीरीज में। क्लियर? अब इन दोनों को इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4 ओम, और यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था, है ना? क्लियर? तो 3 और 6 को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो चाहिए, कितना चाहिए? 4 ओम। तो 4 ओम आ जाएगा क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ये रहा मेरा इस क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। बोलो समझ में आया? क्लियर है? और ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, चला जाए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 आपका जो है आपके चैप्टर में ये जो डायग्राम एनसीईआरटी एक्टिविटी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में डायग्राम है, ये डायग्राम पे क्वेश्चन आया है। मतलब एनसीईआरटी एक्टिविटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझाते समय उसी पे ये क्वेश्चन है। तो डायग्राम के सेटअप को थोड़ा समझो। ये वायर है और वायर से बांध कर लटकाया गया है रॉड। ये जो ये है ये रॉड है, लेकिन रॉड को देखो दोनों तरफ से बांधकर, किस पे बांधा गया? वायर से बांधकर लटकाया गया है। तो वायर कुछ इस तरीके से नहीं है, एक्चुअली में वायर ऐसे है और ये हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे है, और वायर को इस तरीके से लटकाया, मतलब रॉड को इस तरीके से वायर की मदद से लटकाया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को क्या करना है? स्टेट करना है। स्टेट का मतलब होता है डिफाइन करो। तो मैं पहली बात तो आपको यहाँ एक अलर्ट जारी करता हूँ, जैसे मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है क्या तूफान आने वाला है, तो मैं अलर्ट ये जारी कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में 2 रूल पढ़ने होते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल और एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इन दोनों रूल की डिफिनीशन याद कर लो। दोनों में से कोई ना कोई एक डिफिनीशन आपके पेपर में जरूर आएगी, या तो राइट हैंड थंब रूल की डिफिनीशन लिखने को आ जाएगी या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की डिफिनीशन याद करने को आ जाएगी, लिखने को आ जाएगी। तो दोनों याद करके जाओ, जो आएगा वो लिख देना। तो एक क्वेश्चन मैंने लिख कर दिया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि इफ यू प्लेस the thumb, forefinger and middle finger of your left hand in a such a manner that these are mutually perpendicular to each other। अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से रखते हैं कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शो करता है डायरेक्शन, करंट मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करता है, तो जो आपका थंब है वो ऑटोमेटिकली फोर्स के डायरेक्शन को क्या करेगा? शो करेगा। यही रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा क्या? देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं लिखने की एक्टिंग करके बता रहा हूं कि देखो ये लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ यू प्लेस द thumb, forefinger and middle finger of your left hand in a such a manner
that these are mutually perpendicular to each other, then if forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, then thumb will show the direction of force. तो यहां रॉड पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थंब से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपको लिख देनी थी। फिर अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन, अब यहां आपको अप्लाई भी करना है, तो अप्लाई करना सिखा देता हूं। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में आपको दिखने में लग रहा है ये बी से ए, ये एरो क्या बता रहा है, ये बी से ए एरो क्या बता रहा है, एक्चुअली में ये जो एरो है ये करंट को बता रहा है, क्योंकि वायर से क्या फ्लो हो रहा है, देखो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट आया यहां बी पे, बी से कहां गया, रॉड के थ्रू ए पे गया, तो ये करंट का डायरेक्शन है। और एक्चुअली में रॉड ऐसे नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, थ्री डायमेंशनली देखोगे तो रॉड को ऐसे नहीं लटकाया गया है, रॉड ऐसे लटका हुआ है। यानी मैं यहां एक धागा बांध के ऐसे लटका दूं और यहां मैं एक धागा बांध के लटका दूं, तो रॉड ऐसे है, तो रॉड का पीछे वाला एंड हो जाएगा बी और आगे वाला एंड हो जाएगा ए, और करंट किधर से है, बी से है, यानी पीछे से आगे की तरफ, यानी करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ है, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए करंट इज पास फ्रॉम बी टू ए इन द रॉड। तो अगर करंट बी से ए पास होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो बी से ए मतलब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, करंट ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, हॉर्सशू मैग्नेट है ना, तो हॉर्सशू मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन करंट का। अब आप खुद ही सोचो, करंट का डायरेक्शन मिडल फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट आपकी तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड, ये थंब मेरा किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो थंब क्या शो करेगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो इस रॉड पे, लटके हुए रॉड पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड, इसीलिए एरो यहां बना हुआ था, ये एरो बना है, ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि रॉड पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है। तो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए करंट इज पास फ्रॉम बी टू ए, तो इट इज ऑब्जर्व्ड, आपको लिखना होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर करंट बी से ए में ट्रांसफर हो रहा है, यानी बी से ए जा रहा है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, आपको ये लिखना होगा, रॉड विल डिस्प्लेस लेफ्ट साइड। फिर व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए करंट इज पास फ्रॉम ए टू बी। अब करंट का आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, करंट का डायरेक्शन जो बी से ए था अब ए से बी हो गया, यानी करंट जो ऐसे बाहर निकल रहा था अब वो ऐसे जाएगा अंदर की तरफ। आप ही बताइए, मैग्नेटिक फील्ड वैसा का वैसा है ऊपर की तरफ, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऐसे ना होकर पहले ऐसे था, करंट बाहर की तरफ आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा था, लेफ्ट साइड। अब आपने करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया, करंट का डायरेक्शन ए से बी कर दिया, यानी ठीक अपोजिट, रिवर्स। तो आप क्या देख रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर करंट का डायरेक्शन ए से बी करेंगे यानी रिवर्स करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन भी लेफ्ट डायरेक्शन के बदले वो क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी पहले वाले केस में फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में फोर्स का डायरेक्शन राइट हो गया। तो डायरेक्शन रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया था, पहले बी से ए था अब ए से बी हो गया, करंट का डायरेक्शन बदला तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल गया। फिर थर्ड में, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द रॉड ए बी इज अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट फ्रॉम बी टू ए। अगर इस रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर की तरफ, और रॉड को भी हम ऊपर की तरफ रख दें, ये रहा रॉड है ना, और रॉड को अगर हम ऊपर की तरफ रख दें और इसमें करंट फ्लो हो, तो यहां इस केस में क्या होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए, और जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा फोर्स नहीं लगेगा,
फोर्स हो जाएगा 0। तो अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी तो रॉड पे फोर्स नहीं लगेगा, रॉड का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यही आपको यहां लिखना था। तो जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर क्या लिखोगे? देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट इन द रॉड बिकॉज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस नो फोर्स इज अप्लाइड। लॉजिक समझ में आया? क्लियर? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी कराया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हर बच्चा नहीं कर पाएगा, इसको समझना पड़ेगा। और ये एनसीईआरटी एक्टिविटी आपके मैग्नेटिक चैप्टर में है। आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन देख रहे होगे, अब आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में क्या था। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है ह्यूमन आई चैप्टर का, ए पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2 मीटर फ्रॉम हिज आईज, है ना, यानी कि बियॉन्ड 2 मीटर फ्रॉम हिज आई, यानी 2 मीटर के आगे का नहीं देख सकता। ए पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2 मीटर फ्रॉम हिज आईज, नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ऑफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, लिस्ट इट्स 2 पॉसिबल कॉजेस एंड राइट द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए कि अगर पर्सन को बोला गया है कि इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बियॉन्ड 2 मीटर ऑफ हिज आइज, यानी 2 मीटर के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रख दो, जैसे मान लो आपकी आंखें यहां है ना, आपकी आंखों से 2 मीटर दूर के आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब उसको कौन सा डिफेक्ट है? तो इसका मतलब उसका नियर पॉइंट तो वहीं का वहीं है 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन जो उसका फार पॉइंट था, फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया। फार पॉइंट जो होना चाहिए था कहां? इन्फिनिटी पर, वो आ गया 2 मीटर पे। तो फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया, नियर पॉइंट वहीं का वहीं 25 सेंटीमीटर पे है। इसीलिए 2 मीटर पे आगे, 2 मीटर से आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए वो 2 मीटर पे आ गया। तो फार पॉइंट आंखों के करीब आता है, तो डिफेक्ट कौन सा होता है? डिफेक्ट होता है मायोपिया। तो इसका मतलब पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है? पर्सन को कौन सा आई डिफेक्ट है? मायोपिया। ठीक है, तो नेम द डिफेक्ट, तो डिफेक्ट मिल गया मायोपिया। फिर इसके 2 पॉसिबल कॉजेस, तो मायोपिया के कॉजेस क्या हैं? कॉजेस भी आपको याद रखना है, मायोपिया का भी, हाइपरमेट्रोपिया का भी, है ना। कॉजेस में क्या लिखोगे? हम बताओ, कॉजेस में क्या लिखोगे? पहला लिखोगे क्या? फोकल लेंथ का क्या हो जाना? कम हो जाना, और एक्सेसिव कर्वेचर। तो पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, है ना। और दूसरा फोकल लेंथ, becomes too small। फोकल लेंथ का कम हो जाना और कर्वेचर का बढ़ जाना, है ना। बात समझ में आ गई? या तो ये लिख दो, या ये भी लिख दो, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, है ना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। डन। अब थर्ड पार्ट में ये भी पूछा है कि किस टाइप के लेंस से मायोपिया को, यानी दिस डिफेक्ट को सही करेंगे। तो मायोपिया को कैसे ठीक करते हैं? तो मायोपिया में इमेज कहां बनती है? मायोपिया में इमेज बनती है आपकी रेटिना के सामने। तो रेस को फैलाना पड़ेगा, तो फैलाने के लिए लेंस कौन सा यूज होगा? करेक्शन के लिए लेंस यूज होगा। मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग, myopia can be corrected using concave lens। कौन सा लेंस?
कॉन्केव लेंस, लेकिन कॉन्केव लेंस वो भी सुटेबल पावर का, कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। बात समझ में आई? क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया needs a spectacle having bifocal lens. If the power of two lenses used in the spectacle is +2 diopter minus 0.5 diopter, which one of the two lenses is for the correction of distant vision and what is its focal length? ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। हमको पता है कि प्रेसबायोपिया जिसको होता है उसको बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब बाइफोकल लेंस में दो लेंस होता है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो बाइफोकल लेंस है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। बाइफोकल लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। तो बाइफोकल लेंस देखने में ऐसा होता है। तो ये जो छोटा वाला लेंस होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये नियर बाई विजन के लिए होता है, नियर बाई विजन के लिए होता है। और जो ये ऊपर वाला होता है ये होता है कॉन्केव लेंस, ये डिस्टेंट विजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिस्टेंट विजन के लिए, यानी दूर की चीजों को देखने के लिए। तो बूढ़ा आदमी, बूढ़े लोगों को अक्सर प्रेसबायोपिया होता है ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो बूढ़ा आदमी ये बाइफोकल लेंस यूज करेगा, तो इसका मतलब बाइफोकल लेंस में उसके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस भी है, कॉन्केव लेंस भी है। अच्छा, कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है वो माइनस में होता है, माइनस में होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में होता है। अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन में बोला है कि बाइफोकल लेंस में दो लेंस है, एक +2 डायोप्टर का, एक -0.5 डायोप्टर का। तो इन दोनों में कॉन्केव कौन सा है? कॉन्केव वो है जिसका पावर माइनस में है ना। तो कॉन्केव वो है जिसका पावर माइनस में है, यानी कि -0.5 डायोप्टर वाला जो ये लेंस है ये कॉन्केव है, और जो प्लस पावर वाला लेंस है +2 डायोप्टर, तो लेंस का पावर प्लस में है, मतलब ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है। +2 डायोप्टर, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो अब आपसे ये पूछा था कि डिस्टेंट विजन के लिए इन दोनों में कौन सा यूज करेंगे। तो डिस्टेंट विजन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्केव, और कॉन्केव का पावर होता है माइनस में, तो यानी कि -0.5 डायोप्टर वाला हम यूज करेंगे डिस्टेंट विजन में। और अगर ये पूछ लेता नियर बाई विजन में कौन यूज करेंगे, तो वो +2 डायोप्टर यूज करेंगे, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो नियर बाई में यूज होगा। और आपको ये भी पूछा कि लेंस तो पता चल गया, लेकिन उसका फोकल लेंथ भी बताओ। तो हमारा जो लेंस है जो डिस्टेंट विजन के लिए है वो कौन सा है? -0.5 डायोप्टर। तो इसका फोकल लेंथ भी बताना होगा। फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर। 1/पावर कितना है? माइनस में 0.5 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा -1 डायोप्टर क्या होता है? मीटर। और ये हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 मीटर। तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ का आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस कराया, लेकिन एक होमवर्क जरूर दूंगा। मैंने सारे सिलेबस के, आपके साइंस के सिलेबस में जो फिजिक्स के 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर के मैंने क्वेश्चन कराए, लाइट का, मैग्नेटिक का, इलेक्ट्रिसिटी का और ह्यूमन आई का। तो जाते जाते क्वेश्चन आपको देकर जा रहा हूं, उसको आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। और वो क्वेश्चन है ये 35 का A का 1, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और लिखकर मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने बच्चों का आंसर सही आया। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा, और आई होप कि इन 4 चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए राघवेंद्र सर के साथ, और बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।